हेलो डियर नाइन्थ क्लास, आप सभी का स्वागत है आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों आज हम पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। और दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के चले जाओ, आपके एग्जाम में यही आएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा कार्यपालिका के प्रकार बताइए, कार्यपालिका कितने प्रकार के होते हैं, जरा ध्यान समझेंगे। देखिए कार्यपालिका मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा होता है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, सॉरी दोस्तों। उसके बाद देखिए राजनीतिक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्री शामिल होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन स्थायी कार्यपालिका में कौन से होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, आईएएस आईपीएस ये सारे लोग होते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा न्यायपालिका के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थायी और एक होता है राजनीतिक। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, समझते रहेंगे धीरे धीरे। भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है, कौन होता है दोस्तों भारत का प्रमुख, तो जरा समझेंगे। देखिए देखिए भारत में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और संविधान के अनुसार कार्य करता है यानी काम करता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती है। जो आपका राष्ट्रपति होता है नाम मात्र की सरकार होती है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो यहां पर रखना प्रमुख कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम फटाफट रिवीजन करते चल रहे हैं, आपका एग्जाम है तो उसकी तैयारी आपको करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन, भारत की रक्षा सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, कौन होता है दोस्तों, ये भी हमारा राष्ट्रपति होता है। जरा ध्यान देखिए, देखिए भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भारत का राष्ट्रपति होता है। थल नौसेना और वायुसेना राष्ट्रपति के नाम पर ही काम करते हैं, मतलब यही आदेश देता है और काम होता है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। आगे, भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, मतलब भारत के अंदर कौन से प्रकार की न्यायपालिका है, जरा ध्यान दे देंगे। देखिए भारत में स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब पूरी तरीके से आजाद, विधायिका और कार्यपालिका दोनों से आजाद रहती है और सही तरीके से चुनाव मतलब न्याय करती है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, उसके बाद उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से आप जिला न्यायालय भी कहते हो आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, न्यायपालिका हमारी कैसी है। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, गठबंधन सरकार क्या है, मतलब गठबंधन की सरकार क्या होती है, जरा ध्यान समझेंगे। देखिए जब कोई एक राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता या और दो या अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। समझ में आया ना, जब एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो दो पार्टी अपने अपने वोट शेयर करके क्या बनाते हैं, सरकार बना लेते हैं। ठीक है, आप चलते हैं आगे भाई, समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, भारत में आरक्षण की मुख्य 3 श्रेणियां लिखिए, मतलब हमें बताना है आरक्षण की 3 श्रेणियां कौन सी है, जरा ध्यान देंगे। देखिए भारत में आरक्षण की 3 श्रेणियां, पहला अनुसूचित जाति से हम कहते हैं एससी, दूसरा अनुसूचित जनजाति से हम कहते हैं एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, ये 3 होते हैं। ठीक है, इन वर्गों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है ताकि सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को कम किया जा सके। समझ में आया, तो ये 3 प्रकार के आरक्षण थे, तीनों याद रख लेना। ठीक है, पेपर में आएंगे। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, मंडल आयोग की जिम्मेदारियों की व्याख्या कीजिए, मतलब मंडल आयोग की क्या जिम्मेदारी थी, जरा ध्यान समझेंगे। देखो मंडल आयोग का गठन सामाजिक और शैक्षणिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान यानी कि ओबीसी की पहचान के लिए किया गया था, ताकि इसका उद्देश्य उनकी स्थिति का अध्ययन करना और उनके लिए आरक्षण की सिफारिश करना था। तो ये आपका मंडल आयोग याद रखना ओबीसी के लिए था, ओबीसी की स्थिति को सुधार करने के लिए था, उनके लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे। ठीक है, आगे है, देश में कानून और नीतियां से जुड़े निर्णय कैसे लिए जाते हैं, मतलब कि देश के अंदर कैसे निर्णय कानून लिए जाते हैं, जरा ध्यान समझें। देखिए देश में कानून और नीतियां, देश में कानून और नीतियों से जुड़े निर्णय संसद द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं, संसद द्वारा लिए जाते हैं। विधेयकों पर संसद में चर्चा होती है, मंत्रिपरिषद निर्णयों को लागू करती है। ठीक है, और न्यायपालिका संविधान के अनुसार उनकी समीक्षा करती है। तो ये इस तरीके से कोई भी कानून बनता है पहले संसद में पेश किया जाता है, फिर उसके ऊपर विचार विमर्श होता है, फिर वो न्यायपालिका में जाती है, फिर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति लेने जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कोई भी कानून बन जाता है। उसके बाद हमें संसद की आवश्यकता क्यों, हमें संसद क्यों चाहिए होता है, तो जरा ध्यान से देखिए संसद किस लिए चाहिए हमें। संसद कानून बनाती है, संसद का काम ही क्या होता है, कानून को बनाना। ठीक है, और सरकार पर नियंत्रण रखती है या जनता की इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करती है और सरकार को उत्तरदायी बनाती है और संसद लोकतंत्र को मजबूत भी करती है। तो संसद का काम कानून बनाना होता है, लोकतंत्र को मजबूत करना होता है और जवाबदेही बनाना होता है सरकार का। ठीक है, सरकार को मतलब। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां की व्याख्या कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपका कहां चला गया भाई, ये रहा। ठीक है, जरा ध्यान समझेंगे। देखिए भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों की व्याख्या कीजिए, जरा ध्यान समझेंगे। देखिए
प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है और नामात्रा कौन होता है, राष्ट्रपति होता है आपका, ठीक है। वह मंत्रिपरिषद का गठन करता है और विभागों का वितरण मतलब विभागों को बांटता है, अलग अलग लोगों को काम सौंपता है, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है और कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह संसद में सरकार का नेतृत्व करता है और नीतियों को दिशा देता है, मतलब क्या डायरेक्शन देता है। लोकसभा में बहुत समर्थन मिलने पर उसकी शक्तियां बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यार ध्यान रखना। अगला है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है, मतलब भारत के अंदर न्यायपालिका की स्थिति बतानी है आपको, जरा ध्यान समझेंगे। देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों को का कार्य सुरक्षित रखा गया है। उनके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती है, मतलब उनकी पूरी दुनिया की सैलरी कट सकती है लेकिन इनकी नहीं कटेगी, ठीक है। और कार्यपालिका और विधायिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इससे न्यायपालिका निष्पक्ष कार्य दे पाते हैं, ठीक है। समझ में आया ना। इसका मतलब यही कि न्यायपालिका के जो अध्यक्ष होते हैं यानी न्यायाधीश होते हैं, उनकी सैलरी को नहीं काटा जाता है और इनको विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा जाता है ताकि निष्पक्ष तौर पर अपना काम कर सके, ठीक है। 5 नंबर में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म होता है, ध्यान रखना। और दोस्तों मैंने बाकी के सारे चैप्टर पढ़ा रखे, उसे भी जाके देखना। और 5वां चैप्टर आपका इधर आने वाला, तो उसे भी जाके क्लिक करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर करना।